हेलो एवरीवन। तो यूपीटीटी 2026 इसके पहले जो यूपीटीटी की परीक्षा हुई थी 2021 में फॉर्म भरे गए थे और 23 जनवरी 2022 को ये परीक्षा हुई थी। तो पेपर 2 के अंतर्गत सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो 60 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को डिटेल में यहाँ पर हल करेंगे और संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये जो कारखाना है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि इसका विकल्प बी आपका करेक्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो कारखाना है भिलाई इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में, रूस के सहयोग से। ये इम्पॉर्टेंट है, रूस के सहयोग से। और उस समय आपको याद ही होगा, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग जिला है उसी में ये आपको देखने को मिलेगा। और हालांकि ये वर्किंग में आया था 1959 से, 1959 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है। यहाँ पर शैल मतलब जो चट्टाने हैं, कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट और शैल में विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना, शैल ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी तल पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टान। इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर विकल्प सी है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो आपको पता ही होगा, जो पुच्छल तारे होते हैं, जो कॉमेट होते हैं, उनकी जो पूंछ होती है सूर्य से सदैव दूर रहती है। तो ये तो बस आपको पता ही होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कौन भ्रंश से संबंधित है, मतलब पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद फॉल्ट, भ्रंश। तो दोस्तों, जो भ्रंश से संबंधित है यहाँ पर ये है विकल्प डी, ग्रोबेन। ठीक है, विकल्प डी आपका करेक्ट है। भ्रंश घाटी का विकास कब होता है? भ्रंश घाटी ग्रोबेन का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है और तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है और फिर इसका निर्माण होता है। ये जो ग्रोबेन शब्द है दोस्तों, ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ट्रॉपिकाना डेजर्ट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अरबिया, अटाकामा, गोबी और कालाहारी में ट्रॉपिकाना डेजर्ट गोबी नहीं है। बाकी अरबिया, अटाकामा और कालाहारी ये सभी उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकाना डेजर्ट में आते हैं। ठीक है, वैसे ये भी याद रखिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल, ये इसकी जो लोकेशन है, तो गोबी मरुस्थल दोस्तों चीन और मंगोलिया में स्थित है और यह विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी रेगिस्तान हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि काराकुम जो मरुस्थल है ये मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान में। एक अटाकामा है जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। तो अटाकामा मरुस्थल की लोकेशन क्या है? ये उत्तरी चिली है, उत्तरी चिली में स्थित है अटाकामा। ठीक है, याद रखिएगा। थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है और इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलता है। थार ये भारत और पाकिस्तान दोनों में है। ये एक ट्रॉपिकाना डेजर्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, जो भाग 3 है ये आपका ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएस से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में दिया गया है। अच्छा, एक बात और भी कि जो आपका भाग 3 है ये भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और मूल अधिकारों के बारे में बात हो रही है, तो मूल रूप में जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन जो आपका 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 1978 में, ठीक है, तो उसमें से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा लिया गया
और अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी संख्या केवल 6 बची हुई है। और ये जो 6 हैं ये मैं आपको बता दूं, चलो बता देता हूं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में मिलेगा आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत बार पूछा गया है 25 से लेकर 28 के बीच में है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? तो दोस्तों जो पंचायती राज है ये संबंधित है 13वें अमेंडमेंट से। ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, लागू होता है 1993 में। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें कुल 29 विषय हैं। यही बस प्रश्न होंगे अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया गया जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए एक कदम उठाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 40 ये भी संबंधित है ग्राम पंचायतों से ही। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग, द हेग। द हेग कहाँ पर स्थित है बताना, लोकेशन क्या है? जी हाँ बिल्कुल, द हेग मिलेगा आपको नीदरलैंड में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। हालांकि वर्किंग में आया था 1946 से। और इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था सर वेनेगल राव 1952-53 में। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे आप। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों ये जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये समवर्ती सूची में आता है। तो आपका जो विकल्प सी है ये करेक्ट है। ठीक है, और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों जो अनुसूचियां हैं ये मिलेंगी आपको 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के बारे में बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं, मूल रूप से 97 थे। और राज्य सूची में वर्तमान समय में कितने हैं? तो 61 विषय हैं, मूल रूप से 66 थे। और समवर्ती में फिलहाल अभी 47 विषय हैं। ठीक है, और सब याद रखिएगा, समवर्ती सूची में बाट माप जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन, जन्म मरण सांख्यिकी, ये सब जो है आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से संबंधित है। इसका आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना, अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। इसका उत्तर होगा विकल्प डी। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? दोस्तों जैसे ही आप पहाड़ों पे जाते हैं यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं तापमान गिरने लगता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर ऊंचाई पर जाने पर भी तापमान भी इंक्रीज हो तो उसे कहेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापक्रम विलोमता। ठीक है, तो ये आपका विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों में कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर में कौन सा है जो कि रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर होगा रिहंद परियोजना। ठीक है, तो रिहंद परियोजना जो है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है और इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो सिपकीला है कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। सारे दर्रे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, सो एक बार उससे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों का बात हो रही, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीकी का, इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प है वो देखो, इसमें से सही उत्तर तो कोई नहीं है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों, शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्षण तकनीकी का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर इनमें ऑल ऑफ एबव होता तब ये सही होता, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई है छापने में। तो इन सब का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री। तो दोस्तों जब आप भूगोल पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मानचित्र, विकल्प ए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, ये विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। इसके अलावा अगर एग्जाम में आ जाए कि पंचतंत्र किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने। और प्रेम वाटिका अभी पिछली बार पूछा गया था, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान, ये आप याद रखेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी ये कालाशोक के समय में आयोजित की गई थी, कालाशोक। ठीक है। और आपको पता होगा कि जो पहली बौद्ध संगीति थी तो ये अजात शत्रु के समय में हुई थी, अजात शत्रु। दूसरी कालाशोक, और तीसरी में काला घट गया यानी कि अशोक, और चौथी कनिष्क, ये याद रखिएगा आप। और जो पहली बौद्ध संगीति थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व, यानी कि जिस साल गौतम बुद्ध मरे थे उसके 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में दूसरी वाली हुई थी कालाशोक के समय में, 251 ईसा पूर्व में तीसरी वाली, और ईसा की जो पहली शताब्दी है उसमें चौथी वाली हुई थी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सारा क्रम से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलबल कश्मीर में। अध्यक्ष थे पहले के महाकश्यप, दूसरे के सुबोकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्स, और चौथे के वसुमित्र और अश्वघोष। पहले के समय शासक अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में बट गया था। अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर बनवाया था, ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो इबादत खाना था फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। और ये कब बना था? तो ये बना था 1575 में। ठीक है। इसका मतलब होता है पूजा का घर। ओके। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। कहाँ पर की थी? तो याद रखना, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, ब्रह्म समाज स्थापना हुई थी 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। बेलूर मठ 1897 स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल ने की थी। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आपको करवा दिया जाए। नेक्स्ट है कि कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राजन लाहड़ी भी संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला सभी हैं। सूर्यसेन दोस्तों ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट, और ये लूट हुआ था 18 अप्रैल 1930 को, तो उससे जो है संबंधित है, तो ये याद रखिएगा आप। एक फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म थी? उसमें ये थे, क्या नाम है, अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन ने खेले हम जी जान से, ऐसे कोई मूवी थी, एक बार आप उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। ठीक है। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक मानचित्र है ये नहीं, बल्कि ग्लोब ये काम बेहतर कर पाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है भ्रमण विधि, टूर मेथड। और मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा
तो ये कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। विकल्प ए आपका करेक्ट है। यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों जो यू आकार की घाटी बनती है तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है, हिम नदी ग्लेशियर्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। और एक वी आकार की घाटी बनती है। तो वी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वी आकार की घाटी का निचला भाग भीतरी समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है जो आसपास स्थित होते हैं तथा जिनके समोच्च का मान कम होता है, और बाहर की ओर स्थित समोच्च रेखाओं का मान समान रूप से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये तो आप जानते ही हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है ये बताइए आप। तो ये दोस्तों हो जाएगी वेलिंगटन। और एक बार पूछा गया था कि टोंगा की राजधानी कहाँ पर है? तो टोंगा की राजधानी नुको अलाफा है। क्या नाम है? नुको अलाफा। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा इसको भी। ठीक है। नेक्स्ट है, दीने इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये धर्म 1582 में अकबर ने शुरू किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये 629 में आया था। 629 ईस्वी से लेकर 645 तक ये भारत में रहा था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। और इसका एक भ्रमण वृत्तांत है जिसको कहते हैं सी यू की। क्या कहते हैं? सी यू की। ये किताब किसकी है? तो वेनसोंग की है। कलंदर दोस्तों कहा जाता था किसको? तो कलंदर दोस्तों कहते थे बाबर को। ठीक है। बाबर को कहते थे कलंदर। और खानवा के युद्ध जो कि हुआ था कब? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। तो बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम है बाबरनामा, यानी कि तुझके बाबरी। ये रचना तुझके बाबरी जो हुई थी लिखी गई थी तुर्की में, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में आ जाए कि जो तुझके बाबरी है मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए तुर्की। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। और आपको पता है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। 19 जुलाई ये तारीख तो आपको याद ही होगी, अमर तारीख है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की गई थी। और अंततः वर्ष 1911 में बढ़ते विरोध के कारण लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के। विकल्प ए आपका करेक्ट है। कुंवर सिंह जगदीशपुर, आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर, बैरकपुर, अवध, बिठूर का कुछ न कुछ अपना एक महत्व था। जैसे जगदीशपुर का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस थे, ये भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? अब देखो ऐसे प्रश्न आ जाएं तो कन्फ्यूजन तो पैदा करेंगे। फिलहाल इसका उत्तर है 12। ठीक है, 12 होते हैं। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो दोस्तों जो चार ताल है ये प्रयोग होता है ध्रुपद गायकी के साथ। तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा। और कौन तबला वादक नहीं है? तो जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा। तो रामदास शर्मा दोस्तों तबला वादक नहीं है, जबकि जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा ये सब तबला वादक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका उत्तर है। पहला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो देखिए जो पहला राष्ट्रीय खेल हुआ था ये 1940 में मुंबई में हुआ था। 1940 में मुंबई में हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। एंड आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रिक बीज की संतति, ठीक है, प्रोगेंसी ऑफ न्यूक्लियस सीड, इसे कहते हैं दोस्तों प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज सिचुएटेड। तो ये तो आपको पता ही है, ये मिलेगा आपको लखनऊ में। इसके अलावा जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग मिलेगा आपको कोलकाता में। सारे पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए। अगला है द मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर मार्मलेड। तो दोस्तों मार्मलेड बनता है माल्टा से, ठीक है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। और माल्टा के सेवन से गुर्दे की पथरी भी दूर हो जाती है। चिकित्सक पथरी के रोगियों को माल्टा का जूस पीने की सलाह देते हैं। माल्टा सिट्रस परिवार का फल है और इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो शर्करा का, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसमें विकल्प बी शर्करा का प्रयोग होता है। तो जेली बनाने में शर्करा परिरक्षक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का जो प्रिजर्वेशन होता है वो चीनी के द्वारा ही होता है। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? दोस्तों तो 1952 में, आपको पता ही होगा इसके बारे में, मैंने पढ़ाया भी था। तो इसका विकल्प बी करेक्ट है, ठीक है। तो देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। इसके पश्चात ग्रामीण विकास में निवास कर रहे लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। संविधान के अनुच्छेद 155 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होगी, जबकि दोस्तों जो अनुच्छेद 52 है इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए ये जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो चुने हुए हों चाहे वो मनोनीत हों, ठीक है। तो इसका उत्तर विकल्प ए ही बनेगा, ये आप याद रखेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसी बात कही गई है, आर्टिकल 63 में यह बात लिखी गई है। अगला है कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों दक्षेस में यानी कि सार्क में कुल कितने राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं? तो इनकी संख्या 8 है, जैसे कि इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान है, भूटान भी है और भारत भी है, ठीक है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। केसर प्राप्त किया जाता है किससे? तो पुष्पवर्तिका से, फ्लावर स्टिग्मा से मिलता है केसर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं दोस्तों? तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। और TAB वैक्सीन का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो दोस्तों ये जो टीका होता है ये मियादी बुखार से बचाव करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और इससे बुखार, कमजोरी तथा शरीर में दर्द होने लगता है मियादी बुखार जब होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। तपेदिक के लिए BCG का टीका लगता है, ये सब याद रखेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता ही होगा 21 जून को मनाते हैं प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड आपका अगला क्वेश्चन है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो दोस्तों ये विकल्प सी है, रेशमी वस्त्र जो होते हैं उसमें गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है और रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। तो रेशम के कुछ प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये प्रोटीन रेशों में मुख्यतः फाइब्रोनिन होता है, ठीक है। खेल दिवस ये होगा आपका 29 अगस्त को, ऑप्शन ए करेक्ट है। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है ये। और योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो दोस्तों योग दर्शन लिखा गया है किसके द्वारा? महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो इसका जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है GEN नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? यानी कि बात हो रही है यहाँ पर ZEIN, जीन प्रोटीन से रिलेटेड टू विच क्रॉप?
जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मक्का से। जीन नामक प्रोटीन मक्का फसल से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे और जल भी पाए जाते हैं। प्रोटीन दाल, सोयाबीन, मटर, राजमा और पनीर तथा अंडे में पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे आप, मक्का से मिलता है हमें जीन नामक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो दोस्तों ये है आपकी थारपारकर। ठीक है, थारपारकर नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। यह गाय राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की गाय भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिनी जाती है और इस गाय की उत्पत्ति स्थल मालाड़ी बाड़मेर है। राजस्थान में इसे मालाड़ी नस्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा। जबकि यूपी को बात करें तो यूपी को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो यूपी को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो दोस्तों आनंद के कुमार स्वामी, इन्होंने लिखा है राजपूत पेंटिंग। लोक कला का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये होती है एक क्षेत्रीय कला। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? तो ये बनेगा दोस्तों ज्यामिति आकारों से बनी आकृति, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। एंड 149 है, एपण का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जो एपण है इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है, उत्तराखंड से। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। अर्चाई कलाओं में कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं और इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों में होता है। इन्हें जो है क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या पाई जाती है? तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो 22 होती है ये संख्या। ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये आपका 150, यानी कुल मिला के जो 60 प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है कमेंट करिएगा और पहला कमेंट चेक जरूर कीजिएगा जिसमें मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। धन्यवाद।